हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और फिर से मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में एक नई वीडियो के साथ में नहीं, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास का सेक्शन, जो सभी एग्जामों में, चाहे हम एग्जाम दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, राजस्थान पुलिस, पटवारी, एसएससी, बैंक, सभी में जितना भी इतिहास का पोर्शन रहेगा, हम शुरू से लेकर पूरे जितनी भी क्लासेस हो सकती है कंप्लीट हम कोर्स करेंगे इतिहास का। और मेरा नेट सब्जेक्ट भी इतिहास ही है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। सो जिनको भी इतिहास से डर लगता है तो आप डरिए मत, और इतने सरल तरीके से हम इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे और इतिहास को समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पहले समझेंगे। तो आज बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास को हम पहले देख लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास हमारे अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। लेकिन अतीत की घटनाएं कौन सी? हर घटना को हम इतिहास बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। हम इतिहास को देखेंगे कि किस प्रकार से किसको इतिहास बोलेंगे और किसको अतीत बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इतिहास हमारा आज, और एंशियंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत से। तो पहले हम देख लेते हैं कि किन को इतिहास किसे कहा जाता है। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास शब्द बना किससे है? इतिहास एक यूनानी शब्द है, हिस्टोरिया। कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है हिस्टोरिया, जिससे इतिहास बना है। क्योंकि हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को जांच परख करके या खोजबीन करके कुछ ऐसे तथ्य इकट्ठे करना जो पीछे घटनाएं बीत चुकी हो, जो बीती हुई घटनाओं का सार संग्रह इकट्ठा करना ही हिस्टोरिया कहलाता है यूनानी भाषा में। तो यूनानी भाषा में सबसे पहले खगोल वेताबी और जैसे इतिहासकार हुए, तो यूनान से ही इतिहासकार उभरे हैं हमारे, जैसे देखेंगे हम आगे। तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम क्या था? हेरोडोटस। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम हेरोडोटस था। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी बुक लिखी। बुक कौन सी थी? हिस्टोरिका। बुक अपनी हिस्टोरिका में उन्होंने बताया, और उन्हें सबसे पहले इतिहास का परिचय दिया। इतिहास के सार संग्रह को अपनी बुक में, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में उन्होंने उनका विवरण दिया अतीत की घटनाओं का। इसलिए इनको फादर, ये एक चीज़ सबसे पहले इतिहास में या सबसे पहले विश्व में किसने की? हेरोडोटस ने की। इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है। तो हम आगे चलते हैं कि इतिहास किसे कहेंगे। हम इतिहास कहेंगे किसे? क्या कंडीशन रहेगी इतिहास की? हम देखते हैं कि इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास स्रोत होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्रोत होने चाहिए। तो स्रोत तीन प्रकार से हो सकते हैं। अगर इन कंडीशनों को अगर लागू होता है, अगर कोई भी घटना, अतीत की ऐसी कोई सी भी घटना अगर इन तीनों कंडीशनों को लागू करती है, तो वो इतिहास कहलाएगी। नहीं तो हम क्या बोलेंगे उनको? हम बोलेंगे उनको हमारा अतीत। स्टार्ट करते हैं। तो स्रोत क्या क्या हो सकते हैं इतिहास को जानने के लिए? इतिहास को जानने के लिए पहला स्रोत हम लेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में क्या कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे? पहले तो अभिलेख के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभिलेख, अगर हम बात करें तो सबसे पुराना अभिलेख अशोक के अभिलेख है। अशोक के स्तंभ, लेख या अभिलेख। तो अभिलेखों से हमें, अशोक के अभिलेखों से पता लगता है कि उन्होंने कितने काम करवाए उनके कार्य पीरियड में, और कहाँ कहाँ क्या क्या इमारतें बनवाई, उनके कंप्लीट उनका बायोडाटा उनके अभिलेखों में मिलता है। तो क्या हुआ? एक ये पुरातात्विक स्रोत मिल गया हमें इतिहास को जानने का, तो हम इसे इतिहास कह सकते हैं। दूसरी हम बात करें स्मारक की। तो स्मारक जैसे दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, तो उसमें कंप्लीटली घटना जितनी भी हो सकेगी मुगल एम्पायर के लिए, वो सारी उसमें दर्शाई गई है। तो हमें वो भी एक प्रकार से इतिहास का पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। और हम फिर बात करेंगे सिक्कों की। तो सिक्कों से कैसे पता लगेगा हमें? जैसे हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे, उन पे दर्शाया गया था कि गुप्त समुद्रगुप्त वीणा लेकर सिक्के के पीछे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इससे दो चीज़ों का ध्यान हमें पड़ता है। पहला तो हम बताएंगे कि समुद्रगुप्त अगर वीणा लेकर हम, तो इससे हमें पता लगता है कि वीणा भारत का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। तो इन घटनाओं से हमें पता लगता है कि इतिहास को पढ़ने का स्रोत हम जिसे बोल सकते हैं। और दूसरी बात करेंगे मूर्तियां, जैसे नटराज की मूर्तियां हमें काफ़ी कुछ सूचना प्रदान करती है। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, और आगे चलते हैं। और दूसरा स्रोत हम लेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से क्या हास्य है? साहित्यिक स्रोत में जैसे धार्मिक ग्रंथ को काटता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ, ग्रंथ के बारे में बात करेंगे कि धार्मिक स्रोत। अब ये धार्मिक स्रोतों से क्या मतलब है? धार्मिक स्रोत जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनके जो ग्रंथ हैं, तो उन वो हमें इतिहास के बारे में, इतनी इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। वो हो गए धार्मिक स्रोत। और दूसरी हम बात करेंगे गैर धार्मिक
स्रोत। अब गैर धार्मिक स्रोतों के बारे में बात करें तो हमारे पास गैर धार्मिक स्रोतों में क्या क्या अभी है, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज की इंडिका हुई, पतंजलि का महाभाष्य हुआ, और भद्रबाहु का कल्पसूत्र हुआ। तो ये गैर धार्मिक जो हमारे पास स्रोत है, ये हमें किसकी जानकारी देती है, अतीत में हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हमें पता लगेगा, तीसरा हमारा जो सोर्स है, तीसरा हमारे जो स्रोत है वो रहेगा विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री हमारे पास आए, उनका हमें विवरण मिलता है, तो वो बताते हैं कि भारत में ऐसा कुछ रहा होगा। तो ये तीनों घटनाएं ऐसी है, ये तीनों कंडीशंस ऐसी है, अगर कोई भी घटना या कोई भी पीछे बीता हुआ कोई भी घटना या बीती हुई कोई भी घटना अगर इन तीनों कसौटियों से खरी उतरती है, तीनों में से एक भी कसौटी से खरी उतरती है, तो हम उसे किस 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 में रखेंगे, उसे इतिहास में रखेंगे। अगर इनमें से अगर वो नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, उसको ओनली अतीत बोलेंगे, हमारा पास्ट बोलेंगे। तो इतिहास क्या है हमने समझा, क्या होता है इतिहास। सो लेट्स, कैसा लगा आपको ये, हमें इतिहास को समझा पहले। अब हम बात करेंगे आगे, हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। तो अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने तीन भागों में बांट दिया गया, तीन बड़े भागों में बांटा भारतीय इतिहास को, और वो हम सब जानते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। तीन भागों में डिवाइड कर दिया, और इन तीनों भागों में से सबसे बड़ा पार्ट या सबसे बड़ा इतिहास कौन सा है, वो प्राचीन भारत का इतिहास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय ये गैन कर लेता है। तो इनको फर्दर डिवाइडेड कर दिया गया, दोबारा से फिर इसको तीन भागों में बांट दिया गया। प्राचीन भारत को हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत के बारे में पहले हम बात करेंगे, और काफ़ी अच्छे डिटेल से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते, थोड़ी तबीयत आज ज़्यादा खराब है। प्राचीन भारत को फिर से तीन भागों में बांट दिया गया। पहला भाग कौन सा कहलाया, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, कौन सा भाग था, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तीन भागों में फर्दर डिवाइडेड कर दिया गया प्राचीन भारत को, क्योंकि बड़ा पार्ट था काफ़ी, और काफ़ी बड़ा समय था इसमें। इसलिए प्रागैतिहासिक काल जब मनुष्य हम स्टार्ट हुए, उस टाइम में तो हम पत्थर को रगड़ के आग का आविष्कार किया हमने, हम में कोई सभ्यता नहीं थी उस टाइम में, और हम जानवरों की तरह ही रहा करते थे उस टाइम में। तो प्रागैतिहासिक काल में भी सबसे बड़ा, अगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा पीरियड रहा है, प्रागैतिहासिक काल का। तो फर्दर डिवाइडेड कर दिया गया, दोबारा से फिर से डिवाइड कर दिया गया या बांट दिया गया दो भागों में। किसको, प्रागैतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग में बांटा, एक तो बांट दिया पाषाण युग में, स्टोन एज जिसे बोलते हैं, और एक ताम्र युग में, कॉपर एज। स्टोन एज और कॉपर एज दोनों में बांट दिया गया प्रागैतिहासिक काल को, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्ट था ये प्राचीन भारत का। तो हम बात करेंगे अब पाषाण युग के बारे में, क्योंकि पाषाण युग जब हमने पत्थरों को रगड़ के आग का आविष्कार किया, और साथ ही हमने इसी में पहिए का आविष्कार भी किया, हम बात करेंगे आगे। और हम जानवरों को जैसे पशुपालन हमने स्टार्ट किया इसी में पाषाण युग में, और हम जब आगे आएंगे ताम्र युग में, तो हम सभ्य हो जाएंगे, सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो हम बात करेंगे पहले पाषाण युग के बारे में। पाषाण युग को फिर से तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया, तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो पहला पार्ट इसका रहेगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की हम बात करेंगे, जिसका टाइम रहेगा अनिश्चित काल से 8000 बीसी या ईसा पूर्व। हम बात करेंगे ये बीसी और एडी क्या है, अभी थोड़ी देर में हम पूरा तारीख, जो तारीखें क्या होती है, कहाँ का हम कैलेंडर पढ़ते हैं, या कैलेंडर किसने बनाया, किस प्रकार से तारीखें चलती है, घटते हुए क्रम में क्यों चलती है, बढ़ते हुए क्रम में क्यों चलती है, हम अगले स्लाइड में हम तारीखों के बारे में बात करेंगे। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया, आग का आविष्कार किया, और साथ में वो शिकारी था, और आदि मानव था इस टाइम में पूरा फुल टू फुल एकदम जानवर की तरह दिखते थे हम पूरा पाषाण काल में। और मैंने काल बताया अनिश्चित काल से 8000 बीसी, या आगे हम बात करेंगे इस काल के बारे में भी। तो मनुष्य ने इस काल में आग का आविष्कार किया। आग के आविष्कार के बाद में वो एक शिकारी था, और जब फिर कुछ समय बाद वो किस में आ जाता है, मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में उसने जो औजार थे उनका साइज भी छोटा किया, जबकि पूरा पाषाण काल में उनके बड़े बड़े साइज के बड़े बड़े जो हथियार थे उसके पास में, स्टोन के या जिसे बोलते हैं हम पत्थर के।
मध्य पाषाण काल में आते ही मनुष्य थोड़ा सभ्य हो चुका था। उसने पहिए का आविष्कार कर लिया और पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या है कि वो जो पशु के पीछे पहिया जोड़कर या पहिया लगाकर वो एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो समय था उसका उसको घटा दिया गया समय को, और अच्छे से वो अपना अपने गंतव्य स्थान को समय सीमा में तय करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में थोड़े दिन या कुछ सालों बाद में, जैसे हम बात करेंगे नवपाषाण काल में, तो मनुष्य पूरा तरीके से सभ्य हो चुका था यहाँ पर। और स्टार्ट करता है मनुष्य कृषि। स्टार्ट किस में करता है मनुष्य? कृषि स्टार्ट कर दिया नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि स्टार्ट की, और साथ में ही तीन की जो और गेहूं और चावल की कृषि इसने स्टार्ट की, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे ही उसने कृषि स्टार्ट की तो किसका प्रोडक्शन कर देता है, वो किसका आविष्कार कर देता है? तांबे का। तो ताम्र युग में हम पहुंच जाते हैं। तो ताम्र युग में पहुंचने के बाद में हम और आगे बढ़ेंगे, और पहले हम बात कर लेते हैं कि ये तारीखें क्या होती है, किस प्रकार से हम तारीखों का अध्ययन करते हैं और कौन सा कैलेंडर हम अभी पढ़ते हैं। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा अभी कैलेंडर हम पढ़ते हैं, कौन से कैलेंडर में हम चल रहे हैं। तो अभी हम जो 2020 चल रही है हमारी, वो किस कैलेंडर के आधार पर चल रही है? ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर। जो किन्होंने बनाया था? जो पोप ग्रिगोरी हुए थे, उन्होंने ये बनाया था कैलेंडर। तो बात करते हैं, अभी 2020 हुई है, तो कभी सन, अरे इसमें थोड़ा दिक्कत हो, तो सन 1500 भी रही होगी। सन 1500 के बाद में 500 भी रही होगी, कभी कभी सन 100 भी रही होगी। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब से हम एक साल मानना स्टार्ट किया था, और तब से स्टार्ट हुआ था ग्रिगोरियन कैलेंडर। हम एडी ईस्वी बोलते हैं, एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो हम नीचे बात करेंगे भी। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 साल में। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब से एक साल काउंटिंग करते हैं हम, एक से दो तीन और बढ़ती बढ़ती अभी 2020 चल रही है। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था हम लगा सकते हैं अंदाजा इसका। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था एडी में, 0 साल में। तो एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह के जन्म को क्या बोलते हैं? एडी, एनो डोमिनी। जब सन किसी भी तारीख के आगे एडी लगाते हैं, अभी एडी लगती है, जिसे ईसी बोलते हैं। और उससे पहले ईसा मसीह के जन्म के बाद में भी, या पहले भी राजवंश हुए थे, पहले भी सभ्यताएं थी, या पहले भी मनुष्य रहते थे, तो तब उनको कैसे काउंट करते हैं हम? तब हम उनको ऐसे काउंट करते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 100 साल भी रहे होंगे, 1000 साल भी रहा होगा, और इन्फिनिट तक चला चला था ये। इसका मतलब हुआ अनंत साल तक गया है। तो हम कैलेंडर तो बना ही ईसा मसीह के जन्म पर है ना, तो तब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तब से हम इंक्रीज ऑर्डर में स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मतलब बढ़ते हुए क्रम में साल चलेंगी जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ, और घटते हुए क्रम में साल चलेंगी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी घटनाएं हुई है वो घटते हुए क्रम में चलेगी। जैसे कि अभी मैं बात करूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था सन 563 बीसी में। तो बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बर्थ ऑफ क्रिश्चियन, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का क्या मतलब हुआ इसका? बिफोर क्राइस्ट का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले, जिसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? पूर्व, पहले। किसके पहले? ईसा मसीह के जन्म के पहले। इसलिए इसे बोलते हैं बीसी। बीसी से अंकित करते हैं हम इसे, ईसा पूर्व जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो अब हम बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 बीसी में। सही है, यही लिखेंगे। और वो उनकी डेथ कब हुई गौतम बुद्ध की, तो हम लिखेंगे घटते हुए क्रम में 483। तो यह काफ़ी, मैंने स्टार्ट में मेरे भी समझ में नहीं आया था ये, काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की मैंने यहाँ। तो बीसी, तो लगभग कितना अंतर हो गया इसमें? 80 साल जिए थे गौतम बुद्ध। तो हम जैसे 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 ईसा मसीह के जन्म के पास में चलेंगे, जैसे 1000 साल पास में चलेंगे, तो घटता हुआ क्रम चलेगा, घटता हुआ क्रम चलेगा। और फिर हमारी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो किसने बनाया था? जो पोप ग्रिगोरी हुए थे। कौन थे पोप ग्रिगोरी? पोप ग्रिगोरी हुए थे, ईसाइयों ने बनाया था ये। ईसाई के पोप, पोप मतलब गुरु। गुरु ग्रिगोरी ने, उनकी भाषा में पोप को गुरु बोलते हैं, गुरु को पोप बोलते हैं, सॉरी। तो उनकी भाषा में ईसाई पोप ग्रिगोरियन ने कौन सा कैलेंडर बनाया था? ग्रिगोरी कैलेंडर। तो उसी के आधार पर हम आज चलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये हम इसको डिफाइन करते हैं ईयर को। अब ये तो घटते हुए क्रम में था। अगर हमको पूछे
कि अभी अकबर का जन्म कब हुआ, तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ और उनकी डेथ कब हुई, 1605 में हुई। तो ये तो बढ़ता हुआ क्रम है ना। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद में बढ़ता हुआ क्रम चलता है हमेशा, और ईसा मसीह के जन्म के पहले अगर कोई घटना हुई है तो वो घटते हुए क्रम में चलेगी। तो ये आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं इतिहास के बारे में क्या इतिहास के पन्नों में अंकित है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को स्टार्ट करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि मनुष्य उस टाइम में, इसका काल क्या रहेगा, अनिश्चित काल से। टाइम क्या रहेगा इसका, अनिश्चित काल से 8000 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। अनिश्चित काल से 8000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहे हैं, लगभग 8000 साल पहले BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसवी, ईसा पूर्व, सॉरी, ईसा पूर्व। तो बात करेंगे उस टाइम में जब ये काल था, वहाँ आग का आविष्कार किया मनुष्य ने। हम आदिवासी थे उस टाइम में। आग का आविष्कार किया पत्थरों को रगड़ के, इसलिए इसे पूरा पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण मतलब पत्थर, पूरा पाषाण काल। और मनुष्य या हम शिकारी हुआ करते थे उस टाइम में, और हमें बिल्कुल भी कोई सभ्य नहीं था, हमें कोई सभ्यता नहीं थी। और उसके चलते हम जानवरों का शिकार करने के लिए कुछ पत्थरों के औजार बनाए हमने। क्या बनाए, कुछ पत्थरों के औजार बनाए। और उन पत्थरों के औजारों में कौन कौन से थे, हैंड एक्स, जो हथौड़ा होता है हाथ से बड़ा वाला, जो पत्थर का एक हथौड़ा बना हुआ, कभी मैं पिक नहीं लेके आया अभी इसको, हैंड एक्स ही एग्जाम में यही वर्ड आएंगे तो आपको ध्यान रखना है। क्लीवर्स, जो गेती वगैरह होती है ना लोहे की, आजकल तो लोहे की चलती है, क्लीवर्स और स्केपर्स, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि पूरा पाषाण काल में पत्थरों से बनाए हुए औजार निम्न में से है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन के हिसाब भी पूछ सकते हैं। अभी आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ के साक्ष्य साक्ष्य कहाँ से मिले। बेलन नदी घाटी आपको याद रखनी है, सोहन नदी घाटी आपको याद रखनी है, नर्मदा नदी घाटी आपको याद रखनी है। इन नदी घाटियों के आसपास में मनुष्य रहा होगा उस टाइम में, और इनके साक्ष्य केवल यहीं मिलते हैं। हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, भारत की। और वहाँ कुछ ऐसे औजार भी उनके औजार मिले हैं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में बड़े बड़े औजार थे। तो मनुष्य बिल्कुल भी सभ्य नहीं था उस टाइम में, और जानवरों को मार के अपना भरण पोषण करता था। तो ये था पीलियोलिथिक पीरियड। कौन सा पीरियड था ये, पीलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। तो पीलियोलिथिक पीरियड हमने देखा कि मनुष्य, आग का आविष्कार किया मनुष्य ने, वह शिकारी था, और कुछ पत्थरों के औजार भी उसके पास थे। और यहाँ के इनके साक्ष्य कहाँ मिले, हमने सबसे पहले साक्ष्य मिले इसके बेलन नदी घाटी में, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम, दिख रहा होगा आपको, मेसोलिथिक पीरियड, मतलब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का अगर हम समय देखें तो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, क्योंकि घटते हुए क्रम में चलेंगे। मैंने बताया था कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं हुई वो घटते हुए क्रम में आएंगी, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद में जितनी घटना हुई वो बढ़ते हुए इंक्रीज ऑर्डर में चलेंगी। तो 8000 BC में, 8000 BC से 4000 BC के बीच में, लगभग ये जो 4000 सालों का समय है, उसमें मनुष्य ने कितना प्रोग्रेस किया या कितना विकास किया खुद का। उसने पहिए का आविष्कार कर लिया। कौन से काल में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। मेसोलिथिक पीरियड आपको याद रखना है, मध्य पाषाण काल आपको याद रखना है। मध्य पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया, और साथ ही पशुपालन की भी शुरुआत की। सबसे बड़ी बात है ये कि हमने उस टाइम में मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत की। हमने पशु को पालना स्टार्ट कर दिया। और इस पशु पालने के स्टार्ट, जब हमने पालना स्टार्ट किया तो इसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें। तो इसके प्रथम साक्ष्य हमें याद रखना है। इसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, आदमगढ़, MP में जगह पड़ती है आदमगढ़। आदमगढ़ और बागौर, अपने राजस्थान का बागौर, वहाँ से पशुपालन की शुरुआत हुई थी। या हमने साक्ष्य मिले थे पशुपालन के। प्रथम साक्ष्यों का आपको पता रहना चाहिए, कौन सी जगह, आदमगढ़ MP और बागौर राजस्थान। और जो मनुष्य के औजार थे, हमने प्रागैतिहासिक काल में, जो पूरा पाषाण काल था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि औजार, बहुत बड़ी मात्रा में औजार थे। बड़ी मात्रा का मतलब बड़े बड़े औजार थे। तो उन औजारों का आकार छोटा कर दिया गया, और उनमें थोड़ी सी टेक्निक सीखी उन्होंने, या हमने थोड़ी टेक्निक सीख के उनको छोटा कर दिया आकार, जिससे कि शिकार करना और वहाँ उन औजारों से काम करना काफ़ी हद तक आसान हो चुका था। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, और इन छोटे औजारों को
आकार को छोटा करने को क्या बोला हमारे इतिहासकारों ने या खगोलवेताओं ने? तो खगोलवेताओं ने इनको माइक्रोलीथ बोला। क्या बोला इनको? माइक्रोलीथ। दिख नहीं रहा होगा आपको, माइक्रोलीथ बोला इनको। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोलीथ क्या होता है, या क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे चलते हैं हम थोड़ा। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की। नियोलिथिक पीरियड की हम बात करते हैं तो यहाँ सभ्य हो चुका था, हम सभ्य हो चुके थे अच्छे से। और क्योंकि हमने अगर इसका काल देखें तो 4000 BC या 4000 ईसा पूर्व से, ईसा मसीह के 4000 साल पहले से लेकर और 250 साल पहले, ईसा मसीह के 2500 वर्ष पहले की बात हम करते हैं। तो यहाँ मनुष्य ने या हमने कृषि की शुरुआत कर दी थी, कृषि की स्टार्ट की थी। और सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हमें क्वेश्चन मिलेगा पेपर में कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मेहरानगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो जगह पड़ती है मेहरानगढ़, वहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो और कृषि में भी कौन सी कृषि? जो, गेहूं, कपास, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। सर्वप्रथम जो मनुष्य ने कृषि की, किनकी की? जो और गेहूं और कपास के कुछ दाने मिले वहाँ खोज में। और थोड़ा हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य, जो चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य क्वेश्चन आ सकता है, हमें पूछा जाए कि चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कोल्डी हवा एक जगह पड़ती है इलाहाबाद में, जो कहाँ? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर कोल्डी हवा इलाहाबाद के अंदर जगह पड़ती है। कोल्डी हवा कहाँ पड़ती है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोल्डी हवा इलाहाबाद यूपी के अंदर। आगे चलते हैं तो मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? नियोलिथिक पीरियड में मिले या नवपाषाण काल में? ये चीजें हमें पढ़ रहे हैं तो आप काल का भी पता रखें, क्योंकि पूछ सकते हैं कि निम्न को सुमेलित कीजिए, और साइड में काल दिए होंगे और जो जो घटनाएं घटी वो आपको मिलानी पड़ जाएगी वहाँ पे। तो थोड़ा सा गौर करेंगे। तो मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? सराय नाहर। सराय नाहर कहाँ सी जगह? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ कहाँ? हमारा राजस्थान वाला नहीं, यूपी में भी प्रतापगढ़ पड़ता है। तो सराय नाहर, सराय नाहर प्रतापगढ़ यूपी के अंदर। तो ये आपको पता रखना है कि सर्वप्रथम मानव का कंकाल, कंकाल के साक्ष्य कहाँ मिले? यूपी में मिले, प्रतापगढ़ सराय नाहर में। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली। क्या मिली? बहुत ही रोमांचक बात है ये कि मानव कंकाल के साथ में कुत्ते की अस्थियां, मानव कंकाल के साथ में कुत्ते की अस्थियां मिली हमें। कहाँ से? बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में जगह है बुर्जहोम, जहाँ में मानव कंकाल के साथ में दफनाया गया कुत्ता। अगर किसी मानव या किसी का कुत्ता पालतू कुत्ता था तो अगर उसके मालिक की अगर डेथ होती है, अगर मालिक की मृत्यु होती है, तो उसके साथ में उस कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। अब ये अभी पता नहीं चला है कि कुत्ते को जिंदा दफनाते थे या मार के दफनाते थे। तो आपको इतना पता रखना है कि कंकाल के साथ में, मानव कंकाल के साथ में कुत्ते के साक्ष्य या कुत्ते की हस्तियों के साक्ष्य कहाँ मिले? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर में। ये आपको बुर्जहोम नाम याद रखना है। तो और थोड़ा आगे चलते हैं तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आद्य ऐतिहासिक काल। हम बिल्कुल पूरी तरह से सभ्य हो चुके थे, हम सभ्यता से जीने लगे थे, एक साथ परिवार हमारा उस टाइम में आद्य ऐतिहासिक काल में परिवार बन चुका था। तो अब इसके बारे में जैसे हम स्टार्ट करेंगे, दो चीज़ पढ़ेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल में। दो चीज़ कौन सी पढ़ेंगे? पहली पढ़ेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता। पहली पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता और दूसरी पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ये दोनों चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर, तो एडिटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को शेयर करना। और हम हिस्ट्री को इतनी सरल भाषा से पढ़ेंगे आगे, और अभी स्टूडियो का काम चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम बोर्ड पे आएंगे सीधा, और वहाँ पे चीज़ों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ यार शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बताना मुझे कि इसमें क्या और सुधार मैं कर सकता हूँ, और कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा लगा वीडियो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।